नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज इस सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और साहित्य, परंपरा और विरासत से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो आरपीएससी की 2022-23 की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनका हम डिस्कस करेंगे। और इस प्रकार की जो सीरीज है हमने पहले भी चला रखी थी, और उस सीरीज के अंतर्गत हमने टोटल आपको 25 लेक्चर है वो प्रोवाइड करवाए थे। और वो जो 25 पुराने जो वीडियो है 2022 के नवीनतम पेपरों में पूछे गए जो प्रश्न है, तो वो आप इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा जो आपके 2019, 20 और 21 के एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न है वो आपको मैराथन वीडियो में इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो 25 के बाद में ये जो 25वां लेक्चर है, इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको हम इस सेशन से 26 नंबर सेशन से हम पुनः है वो कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले हमने जो 20 लेक्चर आपको अभी वर्तमान में प्रोवाइड करवाए हैं वो राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था और भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए थे। तो उनसे संबंधित अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पॉलिटी के वीडियो लेक्चर आप जरूर देखिए। और पॉलिटी के अब तक के एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे के सारे हमने कंप्लीट करवाए हैं। ठीक है, तो अब हम पुनः राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के विश्लेषणात्मक रूप से वो डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी सहायक और हेल्पफुल सिद्ध हो। इसके अंतर्गत आज जिस पेपर का हम डिस्कस करेंगे तो ये है एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्जाम 2022 का। ठीक है, और इसका सिलेबस ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वही सिलेबस है जो आपकी कॉमनली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में रहता है। ईओआरओ में भी ये सेम ही चीज आपको मिलेगी। आरएएस कहे, पीटीआई, पीएसआई, सेकंड ग्रेड टीचर, स्कूल लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर सिद्ध होगा। तो चलिए आज के इस पेपर का है वो डिस्कस स्टार्ट करते हैं। आप भी इसमें 30 सवाल पूछे गए हैं, टोटल 15 राजस्थान भूगोल के, 15 ही राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति के हैं। तो आप भी कमेंट सेक्शन में साथ साथ अपने जो जवाब है वो देते हुए चलिए। ठीक है, और इसके साथ में आप एक पेन और कॉपी लेकर साथ में बैठिए और अपने स्वयं का मूल्यांकन भी कीजिए कि 30 में से आपके कितने सवाल है वो सही होते हैं। और उसके बाद में कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि आपने कितने सवालों का सही और सटीकता के साथ में जवाब है वो देने में आप सफल सिद्ध हुए हैं। ठीक है, तो ये आप जरूर बताएं। और प्रश्नों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर इसे जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, अनाज रखने के बड़े मृद भांड गोरे व कोट राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से प्राप्त होते हैं? तिलवाड़ा, बूढ़ा पुष्कर, आहड़ और पीलीबंगा। तो वेल नाउन क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। गोरे व कोट ये क्या है? अनाज रखने के बड़े मृद भांड है जो कि आहड़ संस्कृति से प्राप्त होता है। आहड़ जो कि बेड़च नदी के किनारे उदयपुर में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, और ये जो सभ्यता है इसकी जो खोज है वो आपकी अक्ष कीर्ति व्यास ने की थी। ठीक है, एक के व्यास ने 1953 में इसकी उत्खनन कार्य है वो किया था। उसके बाद में एच.डी. संकलिया और रत्नचंद्र अग्रवाल का इसके उत्खनन कार्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि आहड़ का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? तो इसे प्राचीन काल में ताम्रवती नदी के नाम ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था। ताम्रवती नगरी, धूलकोट, आघाटपुर, इस प्रकार से इस आहड़ को है वो जाना जाता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा आहड़ हो जाएगा। बाकी आप ध्यान में रखिए, तिलवाड़ा लूनी नदी के तट पर बाड़मेर में स्थित पुरातात्विक स्थल है। बूढ़ा पुष्कर है ये आपका अजमेर में है। पीलीबंगा हनुमानगढ़। नेक्स्ट है, चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? मावजी, दरियावजी, रामचरण जी और रामदास जी। तो चोपड़ा नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना की थी संत मावजी ने। ठीक है, और संत मावजी के बारे में और जानकारी लेवें तो मावजी ये आपके डूंगरपुर से संबंध रखते हैं। ठीक है, और इन्होंने जो आपका आदिवासियों का कुंभ कहलाता है
उसका नाम है बेणेश्वर धाम। तो बेणेश्वर धाम के संस्थापक माने जाते हैं संत मावजी। संत मावजी ने 12 वर्ष की जब आयु के हो गए थे, तो 12 वर्ष की आयु में माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन से इन्होंने सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर जो बेणेश्वर धाम है, इस धाम की है वो इन्होंने स्थापना की थी। तो मावजी बेणेश्वर धाम के संस्थापक माने जाते हैं। और इनका अगर मुख्य मंदिर की बात करें तो डूंगरपुर में एक स्थान है जिसका नाम है साबला। इस साबला में मावजी का मुख्य मंदिर बना हुआ है। घुड़सवार चतुर्भुज यहाँ पर इनकी मूर्ति है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ध्यान में रखना है कि मावजी को कल की अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु का जो 10वां अवतार है उसे कल की अवतार कहते हैं। तो कल की अवतार के रूप में मावजी को मान्यता प्राप्त है और निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना भी संत मावजी ने की थी। और मावजी ने ये जो चोपड़ा ग्रंथ लिखा है, ये आपका वाद विवाद शैली में लिखा गया है। जिस प्रकार से प्लेटो ने जो ग्रंथ लिखे थे वाद विवाद शैली में, उसी प्रकार से ये मावजी का ग्रंथ है चोपड़ा, ये वाद विवाद की शैली में लिखा गया है। तो आपसे पूछा जाए कि संत मावजी के द्वारा लिखित ग्रंथ चोपड़ा किस शैली का है, किस स्टाइल का है, तो ये वाद विवाद शैली में लिखा गया है। साथ ही साथ एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि संत मावजी ने टोटल 5 ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, और ये जो चोपड़ा ग्रंथ है, ये दीपावली के दिन ही बाहर दर्शनार्थ निकाला जाता है। दर्शन के लिए दीपावली के दिन निकाला जाता है बाहर। तो ये इतनी बात आपको संत मावजी के संबंध में ध्यान में रखनी है। एक बार पुनः दोहरा देता हूं, संत मावजी का मुख्य मंदिर शाबला ग्राम डूंगरपुर में है। इन्होंने चोपड़ा जो ग्रंथ की रचना की है, ये वाद विवाद शैली में लिखा गया है। इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की। इन्हें भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल की अवतार के रूप में मान्यता प्राप्त है। और बेणेश्वर धाम की स्थापना मावजी ने अपने ज्ञान प्राप्ति के समय ही की थी। ठीक है, और ये आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। संत दरियाव जी की बात करें तो ये रैण शाखा जो रामस्नेही संप्रदाय की पीठ है रैण नागौर में, इसके संस्थापक दरियाव जी है। संत रामचरण जी ने रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा के संस्थापक माने जाते हैं। और संत रामदास जी रामस्नेही संप्रदाय की जो खेड़ापा शाखा है उसके आपके संस्थापक माने जाते हैं। तो ये बाकी 3 जो है रामस्नेही संप्रदाय के प्रमुख संत हैं। नेक्स्ट है ईसर ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? तीज, गणगौर, रक्षाबंधन और नाग पंचमी। तो ईसर ईसरी, ईसर का मतलब होता है शिवजी और ईसरी यानी कि पार्वती। और गणगौर अगर बात करें गणगौर, तो ये जो गणगौर है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणगौर ही हो जाएगा। तो गणगौर, गण का मतलब होता है शिव जी और गौर का मतलब होता है पार्वती जी। तो गणगौर पर विवाहिता और अविवाहिता कन्याओं के द्वारा किसकी पूजा की जाती है? शिव और पार्वती की। ईसर और ईसरी की पूजा है वो गणगौर के पर्व पर होती है। गणगौर के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि यह त्योहार कब मनाया जाता है। तो यह त्योहार है चैत्र के मास में मनाया जाता है। चैत्र प्रतिपदा यानी कि चैत्र कृष्ण पक्ष का यानी कि चैत्र महीने का जो पहला दिन होता है, ठीक है, इससे लगा करके चैत्र शुक्ल तृतीया तक, यानी कि पूरा जो चैत्र कृष्ण पक्ष है यानी कि 15 दिन तो ये हो गए और 3 ये शुक्ल पक्ष के हो गए। तो 15 और 3 18 दिन तक आपका गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। तो आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि गणगौर का त्योहार कब से कब तक मनाया जाता है, तो चैत्र प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक 18 दिन तक ये त्योहार है ये मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तीज की, तो तीज का त्योहार है ये आपका श्रावण के माह में मनाया जाता है। श्रावणी तीज भी कहते हैं। तीज 2 प्रकार की है, एक तो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है और एक तीज आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को जो तीज होती है उसे कजली तीज के नाम से जाना जाता है। सातुड़ी तीज भी कहते हैं, बड़ी तीज भी कहते हैं। कजली तीज है ये आपकी बूंदी की प्रसिद्ध है
और बाकी ये जो श्रावणी तीज है ये आपकी जयपुर में इस तीज की सवारी है वो निकाली जाती है। और कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर में जो तीज की सवारियां वगैरह निकाली जाती है उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से अपने ग्रंथ में वर्णन किया है। और तीज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो तीज का त्योहार है ये जब किसी स्त्री का किसी महिला का विवाह हो जाता है, ठीक है, तो विवाह होने के बाद में जब वो ससुराल जाती है और ससुराल जाने के बाद में जब पहला श्रावण का मास आता है यानी कि विवाह के बाद में जब भी श्रावण का महीना आता है तो श्रावण के महीने में विवाहिता स्त्रियां ससुराल में ना रह करके पीहर में आती है और अपने विवाह के बाद का जो पहला सावन है ये श्रावण का महीना कहाँ पर मनाती है, ये श्रावण का महीना अपने पीहर में मनाती है। और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसी लोक मान्यता है कि शादी के बाद में जब पहला श्रावण आता है, पहली जो श्रावणी तीज आती है वो सासू के साथ में ना मनाई जा करके अपने पीहर में जाकर के मनाई जानी चाहिए, जिससे सास और बहू का जो रिश्ता है, प्रेम है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई खटास और द्वेष की भावना है वो ना रहे। तो ये जो तीज का त्योहार है ये महिलाओं द्वारा, शादीशुदा महिलाओं के द्वारा पहली बार शादी होने के बाद में जब वो पीहर आती है तो पीहर आकर के इस श्रावणी तीज है वो मनाई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, बाकी स्त्रियों को तो इसके बारे में पता ही होगा। रक्षाबंधन की बात करें तो ये भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक त्योहार के रूप में श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। और नाग पंचमी श्रावण मास का जो कृष्ण पक्ष है इसकी जो पंचमी है ये नाग पंचमी के रूप में जानी जाती है। तो ये जो त्योहार है ये कब मनाए जाते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तीज श्रावण शुक्ल तृतीया और भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। गणगौर चैत्र प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक, रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को और नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाई जाती है। नेक्स्ट है गणेश्वर के टीले मुख्य रूप से संबंधित हैं मध्य पाषाणिक संस्कृति से, पुरापाषाण संस्कृति से, ताम्र संस्कृति से, नव पाषाणिक संस्कृति से। तो आप सभी को भली भांति पता होगा गणेश्वर सभ्यता ये नीम का थाना जिले में स्थित है। सीकर वर्तमान में ये एक जिला का इन्होंने घोषित कर दिया है, नीम का थाना। ठीक है, तो गणेश्वर नीम का थाना में स्थित है। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, ताम्र संचयी सभ्यता कहा जाता है। और यहाँ पर हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है कि ताम्र जो सामग्री मिली है वो क्रीपस वर्णी ताम्र सामग्री यहाँ से प्राप्त हुई है। और यहाँ पर जो तांबे मिले हैं, तांबे के जो धातु मिले हैं, तांबे के जो आपके भंडार मिले हैं उसमें 99% है वो प्योरिटी है, शुद्धता है। और यहाँ से जो ताम्र सामग्री है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी एक्सपोर्ट की जाती थी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है किस जिले में साबरमती या वाकल बेसिन का विस्तार है? डूंगरपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा और उदयपुर। तो साबरमती इसे प्रारंभ में वाकल के नाम से जाना जाता है, फिर इसका नाम है वो साबरमती रहता है। तो साबरमती का उद्गम स्थान है उदयपुर के उत्तर पश्चिम से ये उद्गम होता है इसका। इसके बाद में ये सिरोही जिले में जाती है और सिरोही में होती हुई गुजरात की खंबात की खाड़ी में है ये आपकी चली जाती है साबरमती नदी। ठीक है, तो साबरमती नदी की अन्य जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। एक नाम आता है वत्रक, मेशवा, हतमती, ठीक है, और एक है याजम। तो याजम, वाकल, वत्रक, मेशवा, हतमती ये आपकी किसकी सहायक नदियां हैं? साबरमती की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है सामंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से था? ढूंढाड़, हाड़ौती, चावंड और किशनगढ़। तो सामंत सिंह इनका जो अन्य नाम है वो क्या है? नागरी दास।
नागरीदास और सावंत सिंह एक ही व्यक्ति है। ये किशनगढ़ के राठौड़ वंश के शासक थे। ठीक है, ये जो किशनगढ़ है, किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है और राठौड़ शासक किशन सिंह ने इस शहर की स्थापना है वो की थी। ठीक है, तो यहाँ के एक शासक हुए हैं जो कृष्ण भक्त थे, सावंत सिंह। इन्हें नागरीदास के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण की इन्होंने भक्ति की है दास्य भाव से। ठीक है, तो इनके शासन काल में एक चित्रकार हुए थे जिसका नाम है निहाल चंद। निहाल चंद, और निहाल चंद को ही किस नाम से जाना जाता है? मोर ध्वज के नाम से जाना जाता है। और इसी निहाल चंद मोर ध्वज ने बड़ी ठणी नामक एक पेंटिंग बनाई थी। तो ये जो बड़ी ठणी पेंटिंग है ये किशनगढ़ चित्रशैली की एक सबसे महत्वपूर्ण पेंटिंग मानी जाती है और सावंत सिंह के शासन काल को किशनगढ़ चित्रशैली का गोल्डन एरा माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, और जो आपकी बड़ी ठणी है इसकी खोज किसने की थी? तो एरिक डिक्सन और फैयाज अली है, इन्होंने बड़ी ठणी को प्रकाश में लाया था। तो बड़ी ठणी को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? एरिक डिक्सन और फैयाज अली। एरिक डिक्सन ने बड़ी ठणी को भारतीय मोनालिसा के नाम से है वो संबोधित किया था। तो बड़ी ठणी को भारतीय मोनालिसा भी कहा जाता है। किसने कहा? तो एरिक डिक्सन ने कहा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा पुरस्कार पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है? सलीम अली पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, कैलाश सांखला पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार और राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। तो विकल्प नंबर 4 आंसर हो जाएगा आपका सही, राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। यानी कि राजीव गांधी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो अवार्ड है ये प्रतिवर्ष 5 जून को दिया जाता है। 2-3 बार पूछ लिया है कि ये पुरस्कार कब दिया जाता है। तो राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को प्रतिवर्ष है वो प्रदान किया जाता है। और यह पुरस्कार पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है। बाकी के जो 3 पुरस्कार है ये वन और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं, जबकि इसी का एक डिपार्टमेंट है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, इसके द्वारा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है वो दिया जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 4। नेक्स्ट है, राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना किस देश के वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है? GICA जापान। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। इसके माध्यम से राजस्थान के 15 जिलों में ये जो राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना है वो संचालित की जा रही है। ठीक है, इसके साथ साथ में जायका के माध्यम से राजस्थान में 2 और परियोजना है वो संचालित की जा रही है। एक का नाम है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। तो राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार जो परियोजना है ये भी आपकी किसी जायका के सहयोग से संचालित की जा रही है। इसके अलावा राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना ये भी जायका के सहयोग से संचालित की जा रही है। तो राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना, राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति और फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना, ये जो 3 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं वो जायका जापान की एक कंपनी है, इसके सहयोग से राजस्थान में संचालित की जा रही है। नेक्स्ट है, नवीन राजस्थान समाचार पत्र पर प्रतिबंध के बाद इसका नाम बदलकर कर दिया था। तो राजस्थान सेवा संघ जो 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। ठीक है, और इसी राजस्थान सेवा संघ के जो सदस्य थे केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, ठीक है, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर इत्यादि लोग थे। तो केसरी सिंह बारठ ने जो कुछ समाचार पत्रों का संपादन किया,
जिसमें नवीन राजस्थान समाचार पत्र, पहले जो इसका नाम रखा था राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी के बाद में इस समाचार पत्र का नाम नवीन राजस्थान कर दिया। और नवीन राजस्थान पर जब प्रतिबंध लगाया तो 1923 में एक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम कर दिया तरुण राजस्थान। तो तरुण राजस्थान 1923 में अजमेर से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था, जो नवीन राजस्थान का ही एक नया रूप था। नेक्स्ट है, जालोर के चौहानों की कुलदेवी निम्न में से हैं। आशापुरा माता, शाकंभरी माता, सकराय माता और नागणेची माता। तो जालोर के चौहान के संस्थापक की बात करें तो कीतू या कीर्तिपाल चौहान है, ये जालोर के चौहानों के संस्थापक थे। और आशापुरी माता है, जिसे आशापूर्णा माता के नाम से भी जाना जाता है, ये जालोर के चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। शाकंभरी माता की बात करें तो ये सांबर के जो चौहान है, सांबर के चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। सकराय माता, ये आपकी सीकर के जो वणिक संप्रदाय है, ब्राह्मण जो वंश है, यानी कि ब्राह्मण जाति है, इस ब्राह्मण जाति की प्रमुख आराध्य देवी है सकराय माता। और नागणेची माता, ये आपके जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है, नागणेची माता मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? घोड़ी गीत, वर निकासी के समय, घुड़चढ़ी रस्म के समय, यानी कि जब वर घोड़े पर चढ़ता है ससुराल जाने के लिए, तो वर निकासी के समय, घुड़चढ़ी रस्म के समय जो गीत गाया जाता है, ये घोड़ी गीत है। जच्चा गीत, परिवार में बालक के जन्म के समय, तो जच्चा बच्चा ये आपका जन्म के समय गीत है। जला गीत है, बालक के जन्म के पश्चात कुआं पूजन के समय, तो ये आपका बिल्कुल ही गलत है। जला गीत गाया जाता है महिलाओं के द्वारा जब विवाह का डेरा देखने जाती है महिलाएं, डेरा देखने जाते समय जो गीत गाया जाता है उसे ही जला गीत के नाम से जाना जाता है। और रशिया गीत है, ये होलिकोत्सव पर गाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। जोहड़बीड़ बीकानेर, शम जैसलमेर, ताल छापर चूरू या बिलाड़ा जोधपुर। तो वन्य जीव प्रबंधन यानी कि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये सेटअप किया गया है ताल छापर चूरू में। ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है, कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहीं पर वन्य जीव प्रबंधन और रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र है वो स्थापित किया गया है। जोहड़बीड़ बीकानेर में क्या है आपका? ऊंट अनुसंधान केंद्र, केमल जो रिसर्च सेंटर है, ये बीकानेर के जोहड़बीड़ में स्थित है। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की है? संगीत राज, संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सारे के सारे ग्रंथ है वो महाराणा कुंभा के हैं। तो संगीत राज की बात करें तो संगीत राज है, ये आपका महाराणा कुंभा के द्वारा 5 भागों में 5 कोशों में है वो लिखा गया है। ठीक है, संगीत रत्नाकर और एक है आपका गीत गोविंद। ठीक है, तो ये महाराणा कुंभा के ग्रंथ नहीं है। तो किसके ग्रंथ है? तो ये महाराणा कुंभा ने इस पर टीकाएं लिखी है। ठीक है, तो संगीत रत्नाकर और गीत गोविंद पर महाराणा कुंभा ने टीका लिखी है, जबकि संगीत राज की कुंभा ने रचना की है। संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध की रचना भी कुंभा ने की है। तो संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? तो संगीत रत्नाकर के लेखक है सारंग देव ने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखा है। और गीत गोविंद किसने लिखा है? तो गीत गोविंद लिखा है जयदेव ने। तो गीत गोविंद जयदेव की कृति है और संगीत रत्नाकर सारंग देव की कृति है। इन्हीं रचनाओं पर इन्होंने महाराणा कुंभा ने टीकाएं लिखी हैं। और महाराणा कुंभा ने चूंकि अनेक संगीत ग्रंथ लिखे हैं, इसीलिए कुंभा को क्या कहा जाता है? अभिनव भट्टाचार्य। तो ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है कि महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि है, ये क्यों दी जाती है?
ये उपाधि इसलिए दी जाती है, संगीत ग्रंथों के रचयिता होने के लिए महाराणा कुंभा को जो उपाधि प्रदान की वो आपकी अभिनव भट्टाचार्य की है। इसके अलावा महाराणा कुंभा को दान गुरु, छाप गुरु, हाल गुरु, राणो राय, इस प्रकार से अनेक उपाधियां हैं वो दी गई हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। संगीत रत्नाकर शारंगदेव और गीत गोविंद जयदेव, इन पर टीका लिखी है। संगीत रत्नाकर पर टीका अगर लिखी जाए, यहाँ पर टीका आगे शब्द जोड़ दिया जाए तो महाराणा कुंभा इसके रचयिता है वो माने जाते हैं। लेकिन संगीत रत्नाकर ओरिजिनल जो ग्रंथ है इसके रचनाकार है कुंभा नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद और अजमेर। तो देखिए इसमें राइट आंसर ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आपका डूंगरपुर जिला हो जाएगा। वैसे राजस्थान के 7 प्रमुख जिले हैं जिसमें अरावली मुख्य रूप से फैली हुई है। 7 जिले कौन कौन से? दक्षिण की अगर बात करें तो दक्षिण में आपके उदयपुर, सिरोही, राजसमंद। ठीक है, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद और मध्यवर्ती आपका अजमेर। इसके बाद में जयपुर, दौसा और एक जिला आता है आपका अलवर। ये जो 7 जिले हैं इसमें अरावली प्रमुख रूप से फैली हुई है, लेकिन इसके कुछ जो अंश है वो आपके बांसवाड़ा में भी फैला हुआ है, थोड़ी बहुत डूंगरपुर जिले में भी है। इसके अलावा भीलवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा में भी इसका कुछ अंश है। चित्तौड़गढ़ में भी ये थोड़ी बहुत है। ठीक है, और अगर शेखावटी की बात करें तो सीकर, झुंझुनू में भी इस अरावली के कुछ पार्ट्स को देखे जाते हैं। ठीक है, तो इन जिलों में आंशिक रूप से ये फैली हुई है और यहाँ पर इन विकल्पों में बोर्ड के आंसर की के अकॉर्डिंग डूंगरपुर है ये सबसे कम अरावली पर्वतमाला का विस्तार या क्षेत्र है, डूंगरपुर में सबसे कम है। तो इसमें राइट आंसर हमारा 2 हो जाएगा, डूंगरपुर जिला। नेक्स्ट है, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नदियां दी हुई है, आगे है इनकी ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदियां है वो दी हुई है। माही की बात करें तो माही की सहायक नदी सोम है, तो आप सभी को पता है सोम, जाखम, अनास, चाप, हरन, मोरेन, ये सारी की सारी माही की सहायक नदियां हैं। बनास तो कोठारी, खारी, बांडी, धुंध, ये आपकी बनास की सहायक नदियां हैं। साबरमती की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मोरेन, ये मोरेन है, ये आपकी किसकी सहायक नदी है? ये आपकी माही की सहायक नदी है मोरेन। और एक नाम आता है मोरेल, मोरेल नदी। ठीक है, तो मोरेन किसकी सहायक नदी है? ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3। मोरेन की बात करें तो मोरेन माही की सहायक नदी है। ठीक है, जबकि मोरेल की बात करें तो मोरेल है ये बनास की सहायक नदी है। ठीक है, मोरेल ले जहां आए तो मोरेल तो बनास की हो जाएगी और मोरेन है तो मोरेन आपकी किसकी है? माही की है। ये विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। चाप, अनास, हरण, मोरेन, ठीक है, ये आपकी किसकी है? माही की सहायक नदियां हैं। साबरमती की मैंने आपको बताया, वाकल, वत्रक, मेशवा, हतमती, याजम, ये आपकी किसकी है? साबरमती की सहायक नदियां हैं। लूनी की बांडी है। ठीक है, तो बांडी और खारी भी लूनी की है, बांडी भी है, और ये बांडी और खारी ये आपकी बनास की भी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो बांडी, खारी लूनी की भी है और बनास की सहायक नदियां हैं, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा लीलड़ी, सुकड़ी, मीठड़ी, ये आपकी लूनी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, राज्य में 2001 से 11 के दौरान किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है? झुंझुनू, गंगानगर, पाली और कोटा। तो 2001 से 11 के दौरान ग्रामीण जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो कोटा जिले में सबसे कम रही है। कितनी? 6.1%। ठीक है, तो सबसे अधिक कहाँ रही है? तो ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक जो रहा है वो किस जिले में रहा है? जैसलमेर में रहा है। और जैसलमेर में कितनी रही है? 34
5% ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर है सर्वाधिक जैसलमेर की, न्यूनतम कोटा की है 6.1%। इसके अलावा आपसे ऑल ओवर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, शहरी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो ग्रामीण यानी कि आपकी जो रूरल है ये तो टोटल 19% ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर है, और शहरी आपसे पूछ लिया जाए तो 29% है ये शहरी जनसंख्या वृद्धि दर है। ऑल ओवर जो 2001 से लगा करके 21 तक जनसंख्या वृद्धि दर है वो 21.3% है। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। कोटा की न्यूनतम है 6.1%, ग्रामीण जनसंख्या की बात कर रहे हैं हम, ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर, तो कोटा की न्यूनतम 6.1%, जैसलमेर की है वो अधिकतम है 34.5%, और ऑल ओवर ग्रामीण जनसंख्या है वो 19% है वृद्धि दर वाला, ठीक है, और शहरी जनसंख्या का वृद्धि दर 29% है। ऑल ओवर राजस्थान का जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितना है, 21.3% है। इसमें भी अगर देखें तो ऑल ओवर जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो आपका बाड़मेर का है, ठीक है, बाड़मेर का 32.5% है, ठीक है, और न्यूनतम गंगानगर का 10% है। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है जनसंख्या के दशकीय वृद्धि दर के संबंध में। नेक्स्ट है गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, अंगुली, नाक, कलाई और माथा। तो गोखरू जो आभूषण है ये आपका कलाई पर पहना जाता है, कलाई पर। तो कलाई में चूड़ियां भी पहनी जाती है, एक कहते हैं चूड़ियां को कातरिया भी कहते हैं, ठीक है, कातरिया या कतरिया, ठीक है। तो कलाई पर गोखरू, एक आपका होता है बलैया, और कड़ा भी पहना जाता है पुरुषों के द्वारा वैसे कलाई पर, ठीक है। तो कातरिया, कड़ा, बलैया, गोखरू ये आपका शरीर के कलाई पर पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण है। माथे पर बात करें तो माथे पर टीका होता है, टीजी भड़को होता है, ठीक है। और अंगुली पर बात करें तो अंगुली पर अंगूठी पहनी जाती है। नाक पर बेसरी है, फीनी है, भंवरिया है, ये प्रमुख नाक के आभूषण है, ठीक है। नथ भी नाक में ही पहनी जाती है। नेक्स्ट है बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, कामड़ नृत्य, तेहरे ताली नृत्य, रिक्शा नृत्य और ढोल नृत्य। तो कामड़िया नृत्य ये कोई नृत्य है नहीं, बाबा रामदेव जी ने एक पंथ का प्रवर्तन किया था जिसका नाम है कामड़िया पंथ। तो कामड़िया नृत्य ना होकर क्या है, एक पंथ है, एक सेक्ट है, ठीक है। अगर बात करें तेहरे ताली नृत्य की तो यही तेहरे ताली नृत्य कामड़िया पंथ की स्त्रियों के द्वारा बाबा रामदेव जी की आराधना में जो नृत्य किया जाता है ये तेहरे ताली नृत्य है। इसे तेहरे ताली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 13 मंजीरों का प्रयोग है वो किया जाता है। रिक्शा नृत्य, तो रिक्शा भी कोई नृत्य नहीं है, रिक्शा बाबा रामदेव जी के जो अनुयायी है, भक्त हैं, विशेष तौर पर जो मेघवाल जाति के जो भक्त हैं उसे रिक्शा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ढोल नृत्य, तो ये आपका कहाँ का प्रसिद्ध है, ढोल नृत्य आपका जालोर जिले का प्रसिद्ध है, और ये नृत्य थाकना शैली में आयोजित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा युग्म गलत है, प्रजामंडल आंदोलन दे रखे हैं और नेता दे रखे हैं। कोटा प्रजामंडल पंडित नैनूराम शर्मा, तो बिल्कुल सही है, पंडित नैनूराम शर्मा ने 1926 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी कोटा में। तो कोटा में हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक नैनूराम शर्मा। बूंदी प्रजामंडल चुन्नीलाल, तो बूंदी प्रजामंडल चुन्नीलाल ये सही नहीं है। बूंदी प्रजामंडल के जो संस्थापक है वो आपके कौन माने जाते हैं, कांतिलाल। कांतिलाल ने 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना है वो की थी। तो सबसे पहले जो प्रजामंडल की स्थापना होती है बूंदी में 1931 में कांतिलाल। चुन्नीलाल और जो अमृतलाल पायक है इन्होंने 1945 में कौन से प्रजामंडल की स्थापना की थी, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की। भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी ने 1943 में 1943 में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की, और 1945 में हाँ प्रतापगढ़ की 1945 में, 1943 में बांसवाड़ा की, और 1944 है तो 1944 में आपकी
भोगीलाल पंड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखने हैं प्रजामंडल आंदोलन। नेक्स्ट है, किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम के उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है? इंग्लिश में पढ़ा जाए तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स विद द अरावली द रिलीफ फॉर्म ऑफ द विंध्यन सिस्टम आर ऑल्सो फाउंड। यानी कि अरावली के साथ साथ में विंध्यन जो सिस्टम है, विंध्यन क्रम के जो उच्चावच स्वरूप है, वो कौन से जिले में विद्यमान है? तो कोटा में, डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में। तो ऑफिशियली आंसर की में आरपीएससी ने इसका जो सही आंसर है वो चित्तौड़गढ़ माना है। वैसे अगर विंध्यन क्रम की बात करें तो आपकी विंध्यन जो कगार भूमि है, विंध्यन कगार भूमि, तो विंध्यन कगार भूमि ये मुख्य रूप से आपकी कहां पर फैली हुई है? धौलपुर और करौली में विंध्यन कगार भूमि मुख्य रूप से आपकी फैली हुई है। ठीक है, लेकिन यहां पर पूछा है विंध्यन जो खड्ड है ये आपका मेनली हाड़ौती में ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और यहां पूछा है कि अरावली के साथ साथ में विंध्यन क्रम, तो अरावली और विंध्यन क्रम ये अगर साथ साथ की बात करें तो यहां पर चित्तौड़गढ़ है वो राइट आंसर, क्योंकि कोटा में तो आपकी अरावली का बिल्कुल भी हिस्सा है वो कोटा में नहीं आता है। ठीक है, तो उच्चावच की दृष्टि से विंध्यन क्रम और अरावली है तो ये आपकी मिलती हुई प्रतीत होती है चित्तौड़गढ़ में। यहां पर बोर्ड के अकॉर्डिंग सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य में भूमि अवनयन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित है? जल अपर्दन से, वायु अपर्दन से, लवणता से या जलमग्नता से? तो वाटर लॉगिंग, सेलेनिटी, विंड एरोजन या वाटर एरोजन? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा विंड एरोजन। यानी कि सर्वाधिक राजस्थान में भूमि अवनयन, लैंड जो डिग्रेडेशन होता है वो किसकी वजह से होता है? वायु अपर्दन। तो वायु अपर्दन को ही क्या कहते हैं? डेजर्टिफिकेशन कहते हैं, मरुस्थलीकरण। रेत के टीलों का वायु के बहाव के माध्यम से स्थानांतरित होना जिसे मरुस्थलीकरण कहते हैं, और ये पश्चिमी राजस्थान की एक बहुत बड़ी है वो समस्या मानी जाती है। तो सर्वाधिक भूमि अवनयन वायु अपर्दन की वजह से होता है। ठीक है, इसके अलावा जल अपर्दन से भी आपका होता है। विशेष तौर पर हम देख सकते हैं जल अपर्दन आपकी जो चंबल नदी बेसिन है, यहाँ वाटर एरोजन से काफी बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी का है वो कटाव होता रहता है, डिग्रेडेशन होता रहता है। लवणता की बात करें तो आपकी जो कुबड़ पट्टी है अजमेर नागौर वाली, तो यहाँ से लवणता की वजह से, सेलिनिटी की वजह से काफी भूमि है वो उसका ह्रास होता है। जलमग्नता की बात करें, वाटर लॉगिंग की बात करें तो आपका जो इंदिरा गांधी नहर वाला जो एरिया है, गंगानगर, हनुमानगढ़ विशेष तौर पर, तो यहाँ पर वाटर लॉगिंग की वजह से भी आपका लैंड डिग्रेडेशन होता है। लेकिन सर्वाधिक जो क्षेत्र प्रभावित होता है वो वायु अपर्दन से होता है। राजस्थान का पश्चिमी जो भाग है लगभग 60% है ये आपका मरुस्थल से प्रभावित है, मरुस्थलीय भाग है। तो सर्वाधिक जो प्रभावित है वो आपका लैंड डिग्रेडेशन से है, सॉरी विंड एरोजन से है। ठीक है, तो वायु अपर्दन से भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बागड़ी बोली किन जिलों में बोली जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अलवर, भरतपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर और भीलवाड़ा। तो आप सभी को भली भांति पता होगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बागड़ी बोली है वो बोली जाती है। ठीक है, बागड़ी यहाँ इसे वांगड़ी कहेंगे, मूल रूप से वांगड़ी। नेक्स्ट है, राजस्थान में सूखे से निपटने हेतु नोडल विभाग है? तो राजस्थान में सूखा एक प्रमुख समस्या है, अकाल और ड्रॉट। ठीक है, फेमाइन एंड ड्रॉट ये दो राजस्थान में प्रमुख समस्या है, और इसके निपटान के लिए राजस्थान का जो डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ डिपार्टमेंट है, आपदा प्रबंधन और राहत विभाग है, ये इसका नोडल डिपार्टमेंट है, नोडल एजेंसी है, नोडल विभाग है। ठीक है, और राजस्थान में अगर अकाल की बात करें तो राजस्थान में वर्ष 2021-22 तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में वर्ष 2021-22 में अकाल प्रभावित जिलों की संख्या कितनी है, कितनी थी?
तो 21-22 में राजस्थान में अकाल प्रभावित जिलों की संख्या कितनी थी? 10 थी। 20-21 में 6 थी। और 22-23 में अगर राजस्थान में अकाल प्रभावित जिलों की संख्या आपसे पूछी जाए तो 2022-23 में राजस्थान में अकाल प्रभावित जिलों की संख्या केवल 1 है, और ये भी पूरा जिला नहीं है, इसकी एक तहसील है। तो वो कौन सा जिला है? तो पाली जिला है, और पाली जिले की ही पाली तहसील है। ये 2022-23 में सूखा प्रभावित राजस्थान में एकमात्र तहसील है। ठीक है, तो ये भी बहुत बार सवाल पूछा जाता है। ड्रोट और फेमाइन राजस्थान की लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सिलेबस में रहता है, तो आपको ध्यान में रखना है। 2020-21 में राजस्थान में अकाल प्रभावित जिलों की संख्या थी 20। 2021-22 में ये संख्या बढ़कर हो गई 10, और आपका 2022-23 में केवल एक जिला पाली जिले की पाली तहसील अकाल से प्रभावित है, और सर्वाधिक राजस्थान में अकाल प्रभावित जिलों की संख्या है 2002-03 में रही है। ठीक है, इस समय 32 जिले अकाल से प्रभावित थे। राजस्थान के किस जिले में वर्षा के वितरण में सर्वाधिक वर्षा परिसर देखने को मिलता है? तो वर्षा वितरण जो आपका रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें वर्षा परिसर का मतलब है हाईएस्ट रेनफॉल रेंज। तो हाईएस्ट रेनफॉल रेंज है ये किस जिले में है? राजसमंद, सिरोही, अलवर और कोटा। तो ये आरपीएससी ने अपनी आंसर की में कोटा इसका राइट आंसर माना है। ठीक है, अगर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो जिला है ये आपका कौन सा है? झालावाड़ जिला है। ठीक है, और न्यूनतम वर्षा है ये जैसलमेर जिले में होती है। और सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो स्थान आपसे पूछा जाए तो स्थान कौन सा है? सिरोही का आबू। सिरोही का जो माउंट आबू है ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, और ये राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो विकल्प नंबर 4 कोटा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? जैसलमेर, बाड़मेर, धौलपुर और बांसवाड़ा। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 जैसलमेर में। शिशु यानी कि जिले की टोटल जो जनसंख्या है, टोटल पॉपुलेशन है, उसमें सर्वाधिक 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक किसमें है? जैसलमेर में। और राजस्थान की टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 15.5% है। ठीक है, 15.5%। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय बड़लू का युद्ध किन के बीच हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1857 की क्रांति आपने बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन यह प्रश्न आपने बहुत ही कम देखा होगा। ठीक है, तो देखिए बड़लू का जो युद्ध है ये किसके बीच हुआ? मारवाड़ एवं आउवा के बीच, मारवाड़ एवं आलनिया के बीच, मारवाड़ अशोक, मारवाड़ एवं कोठारिया के बीच में। तो देखिए एक था आउवा जो कि मारवाड़ में पड़ता था, और आउवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह। इन्होंने अंग्रेजों के साथ में बहुत ही काफी संघर्ष किया था, और इन्हीं के साथ में संघर्ष के सहयोग के रूप में आलनिया, अशोक, कोठारिया और गुलर के जागीरदार है, गुलर के जो सामंत है, इन्होंने आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह का है वो सहयोग दिया था। ठीक है, इनकी हेल्प की थी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बड़लू का युद्ध है वो किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये मारवाड़ और अशोक के बीच में, यानी कि मारवाड़ का जो शासक था तख्त सिंह, ये किसके सहयोगी था? तो मारवाड़ का शासक तख्त सिंह अंग्रेजों का सहयोगी था। ठीक है, तो ये अंग्रेजों या मारवाड़ कह सकते हैं, और अशोक के यहाँ पर जो सामंत थे उनका नाम था शिवनाथ सिंह। ठीक है, तो आपसे इस बार पूछ लिया जाए कि यह युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, तो अंग्रेजों और शिवनाथ सिंह के बीच में, या मारवाड़ और शिवनाथ सिंह के बीच में अगर बोल दिया जाए, पूछ लिया जाए, तो भी आप सही बताएंगे, क्योंकि अशोक के जो सामंत थे शिवनाथ सिंह थे। ठीक है, तो अशोक आपका कहाँ पड़ता था? तो अशोक ये मारवाड़ यानी कि जोधपुर का ही एक ठिकाना था। ठीक है, इसके अलावा आलनियावास और गुलर है। ठीक है, तो आलनियावास और गुलर ये आपके नागौर में पड़ते थे।
इसमें भी आपको ध्यान में रखना है, आलनियावास के सामंत कौन थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का है वो सहयोग दिया था। तो आलनियावास के सामंत थे अजीत सिंह। क्या नाम था? अजीत सिंह। ठीक है, तो आलनियावास के अजीत सिंह, आशोक के शिवनाथ सिंह, गुलर, गुलर नाम आता है तो गुलर के थे बिशन सिंह। गुलर के क्या नाम था? बिशन सिंह। और कोठारिया के रावत जोध सिंह, जिन्होंने कुशाल सिंह चंपावत का सहयोग है वो किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। विकल्प नंबर यह राइट जो आंसर हो जाएगा मारवाड़ और अशोक, 3 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मंदिर को मामादेव का मंदिर भी कहा जाता है? कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़गढ़, कुंभ श्याम मंदिर कुंभलगढ़, श्रृंगार चौरी मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, और एकलिंग जी का मंदिर, ठीक है, उदयपुर में है। तो देखिए, ये जो कुंभ श्याम मंदिर है, ठीक है, तो कुंभ श्याम मंदिर कुंभलगढ़ है, इसको ही क्या कहा जाता है? मामादेव का मंदिर कहा जाता है। तो मामादेव का मंदिर, और एक है आपका जाली बाव की बावड़ी, जाली बाव बावड़ी। ये बहुत बार पूछा जाता है कि मामादेव का कुंड और जालीबाव बावड़ी है, ये आपकी कहां पर है, किस दुर्ग में है? तो ये आपकी कुंभलगढ़ दुर्ग में है। ठीक है, कुंभलगढ़ राजसमंद में। नेक्स्ट है, किस जिले में सदा हरित और सदा अर्ध सदा हरित वन पाए जाते हैं? यानी कि एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है वो कौन से जिले में पाए जाते हैं? सिरोही, अजमेर, झालावाड़ और डूंगरपुर। तो सिरोही जिले में ही आपके सदा हरित यानी कि वर्ष भर हरे भरे रहने वाले जो वन है वो आपके राजस्थान के केवल सिरोही जिले में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का है वो चयनकूट के माध्यम से आपको करना है। तालिका 1 में झीलों के नाम दिए हुए हैं, तालिका 2 में वो झील किस जिले में लोकेटेड है उसकी लोकेशन दी हुई है। तो देखिए, उदय सागर झील की बात करें तो उदय सागर झील आपकी कहां पर है? उदयपुर में है। पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर ये आपकी उदयपुर की जिले हैं। रामगढ़, जमवा रामगढ़ जयपुर में है। ठीक है, कायलाना झील जोधपुर में बालसमंद और कायलाना झील है। गेप सागर झील आपकी डूंगरपुर में है। तो 1 में विकल्प 3 हो जाएगा, दोनों में है रामगढ़, 2 में 4, तो यानी कि विकल्प नंबर 3 हमारा इस सवाल का सही और सटीक जवाब हो जाएगा। और अंतिम सवाल इस पेपर का, वायु की गुणवत्ता सूचकांक को बताने वाला मोबाइल एप्लीकेशन है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को बताने वाला मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा है? राजवायु, प्राणवायु, मारुति और राजपवन। तो इस एप्लीकेशन का नाम है राजवायु। वायु क्वालिटी इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने वाला, दर्शाने वाला जो इंडेक्स मोबाइल ऐप है इसका नाम क्या है? राजवायु। एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस पेपर में जो पूछे गए आपके राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, राजस्थान भूगोल से संबंधित जो भी प्रश्न थे उनका हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और पसंद आए या ना आए लेकिन आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहेगा, यूजफुल रहेगा, और यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन है वो परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। हम प्रत्येक चीजों को इसके आसपास में और कुछ तथ्यात्मक जो जानकारी है उनको ही आपको साथ साथ में प्रोवाइड करवाते जा रहे हैं, ताकि आपकी और अच्छी तरीके से चीजें हैं वो क्लियर होती रहे और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी, आपका रिवीजन है वो होता रहे। तो आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित तौर पर इस सेशन से आप जुड़े रहें। इसके अलावा और बेहतरीन तैयारी के लिए आप ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। वहां पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की क्वालिटी टेस्ट सीरीज, स्मार्ट कोर्सेज, मॉक टेस्ट, पीडीएफ, ई बुक इत्यादि आपको पढ़ाई के लिए बहुत बेहतरीन सामग्री है वो मिलती रहेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल पर आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पास का एक बेल का घंटी का भी आइकन है, उसे भी, घंटी को भी बजा कर जाइए, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा तो आपके मोबाइल में भी घंटी बजेगी, नोटिफिकेशन आएगा, जिससे आपको
वीडियो के बारे में जल्दी से जल्दी अपडेट है वो मिलती रहेगी। इसके अलावा और अपडेट के लिए आप ओम डिजिटल स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे ओम डिजिटल स्टडी तो भी आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई और सुझाव हो, डाउट हो, क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और पिछला जो हमने पॉलिटिका सेक्शन है वो सेशन है वो एंड किया था, तो उसमें मैंने आपसे ये राय भी पूछी थी कि आपको आगामी किस प्रकार का कंटेंट की जरूरत है। तो आप में से बहुत से अभ्यर्थियों ने बताया कि हमें राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल के प्रीवियस ईयर पेपरों का जो विश्लेषण है उनकी रिक्वायरमेंट है। तो आपकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने ये सेशन है वो पुनः स्टार्ट किया है। तो अब तक के जितने भी पहले वाले सेशन हुए थे वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए बेहतरीन तैयारी के लिए। आप इस प्लेटफॉर्म से हमेशा हमेशा के लिए जुड़े रहिए। अपने और मित्रों के साथ भी शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।